हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो अब हम आ चुके हैं एपिसोड 8 की तरफ। इससे पहले मैंने 7 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपने वो 7 एपिसोड नहीं देखे तो आप जाके उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, एक्सप्लेनेशन जान सकते हो कि स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। मैं चलता हूँ एपिसोड 8 की तरफ। तो भैया एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक कचरे के ढेर से, जो कि मिर्ज़ापुर में होता है, जिसमें एक लाश गिरी हुई होती है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी होती है। और वहाँ पे एक पुलिस आती है, वो देखते हैं कि ये लाश बिल्कुल जल चुकी होती है। तो वो खबर पहुँचाते हैं गुड्डू भैया के पास, क्योंकि गोलू गायब थी तो उनको लगता है शायद ये गोलू हो। तो गुड्डू भैया आके देखते हैं उसको। वो देखते हैं तो भैया जो जूते गोलू ने पैर रखे होते हैं वो सेम जूते उस लाश के पैरों में भी होते हैं। तो उन जूतों को देखने के बाद गुड्डू को लगता है कि ये गोलू ही है। और वहीं पे आ जाते हैं गोलू के पापा, जो अपनी बेटी की लाश देखने के बाद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। और वो ऑन द स्पॉट गुड्डू के सामने अपने आप को गोली मार देते हैं और वहीं मर जाते हैं। अब भैया जो रमाकांत पंडित होते हैं वो जाते हैं उस शहर की तरफ उससे मिलने के लिए बाथरूम में, क्योंकि वो बाथरूम में लॉक हुआ होता है। और उससे कहते हैं, आखिर तुमने लाला का खून क्यों किया है? तुम अच्छी भली ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? जहाँ पे वो शायर कहता है कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी इतने पैसे ना कमा पाता जितने सर शुक्ला ने हमें दे दिए मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए। और मुझे ये करना, मुझे कोई गिल्ट नहीं होता किसी भी चीज़ का। और आप मुझ पर अगर अपना बेटा मानते हो, मुझ में अपना बेटा देख रहे हो, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। मैं किसी का बेटा कभी भी नहीं बन सकता हूँ। अपनी उम्मीदों को अपने पास रखना, ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचना। अब यहाँ से रमाकांत पंडित अपनी झूठी उम्मीद लेके वापस चला जाता है। अब भैया नेक्स्ट सीन हमारा जाता है शरद शुक्ला की तरफ, जो कि बैठा हुआ होता है कालीन भैया के साथ, और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो दिमाग लगाता है और कालीन भैया से कहता है कि अगर सबको लगता ही है कि मैंने गोलू को किडनैप किया है या फिर उसको मारा है, तो क्यों ना फिर मैं ये सारा इल्ज़ाम खुद ही अपने ऊपर ले लेता हूँ, जिससे कि पूरे समाज में मेरी दोस्त भी जमेगी, मेरा खौफ भी बैठेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जहाँ पे कालीन भैया कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी हवा ये बनी चुकी है कि तुमने उसको मारा है, तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे तरीके से इसको इस्तेमाल करो। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम क्या चीज़ हो, जिससे मिर्ज़ापुर की गद्दी तुम्हें ही मिले, तुम ही उसके सही हकदार साबित हो। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है भैया सीएम साहिबा माधवी जी का, जो कि बैठ के सुट्टा पी रही होती है अपने घर में। वहीं पे आते हैं भैया शरद शुक्ला, जो उससे बातचीत कर रहे होते हैं, जाम लगा रहे होते हैं। जहाँ पे उसका मोटिवेशन बिल्कुल क्लियर होता है कि उसको चाहिए वह गुड्डू की मौत, उसकी लाश देखनी है माधवी को, फिर चाहे वो किसी भी हालत में हो। अब भाई नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुड्डू को, जो कि अपने पापा से मिलने के लिए जेल के अंदर जाता है रमाकांत पंडित से। उससे भाई काफ़ी इमोशनल बातें होती है, जहाँ पे अपने पापा को बताता है कि पापा मैं बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास आता है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से मुझसे दूर हो जाता है। हर कोई मारा जाता है। अब मुझे डर लगता है किसी के पास जाने भी, किसी को अपने पास बुलाने से भी। आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर रमाकांत पंडित, जो कि खुद लाइफ का फेस टू फेस सामना कर रहा होता है, एक उसूल वाला आदमी, वो कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे इतना तो पता लग चुका है इस जेल में रह के कि ये उसूल कभी किसी के कोई काम नहीं आते हैं। क्योंकि भाई वो ऐसा, उसको ऐसा जेन्युइन लगता है, क्योंकि वो देख चुका होता है कि एक जवान लड़का जो कि लाला का खून कर चुका होता है, जिससे कोई परवाह नहीं है इस दुनिया की, वो सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है। अपनी गलती उसको रियलाइज़ होती है रमाकांत पंडित को। वो कहता है अपने बेटे को कि मैंने तुम्हें हमेशा रोका है, अपने अपने जो उसूल है उस हमेशा तुम लोगों पे थोपे हैं। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो शायद तुम ऐसे नहीं होते जैसे आज खड़े हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो तुम्हारा मन करे वो करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भैया दुबे जी को, जिनका ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर में हो जाता है। अब दुबे जी कहते हैं अपने असिस्टेंट से कि मुझे मिलना है गुड्डू से। जहाँ पे वो कहता है कि हमें गुड्डू से मिलना है तो हम गुड्डू के पास जाएंगे, ना कि गुड्डू यहाँ पे आएगा। ये बात सुनने के बाद उसको थोड़ा शौक लगता है कि पुलिस वाले ही ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गुड्डू के पास जाता है, उसकी फैक्ट्री में जाता है। अब उसकी फैक्ट्री भैया कालीन की होती है, वो दिखाने के लिए होती है। असल में उसका व्यापार कट्टा का होता है। अब पुलिस के आने की खबर लगने के बाद वो कालीन को ऊपर रखते हैं और कट्टे को छुपा देते हैं। अब भाई पुलिस उसके कारखाने में जाती है, जहाँ पे दुबे जी कहते हैं मैं सिर्फ एक वाहन हूँ जो कि एक समाचार तुम तक पहुँचाने आया हूँ। तो एक पोस्टमैन का जाखिर सुनते हुए ये मेरा फ़ोन रहा, इससे बात करो माधवी जी से, सीएम साहिबा से। तो सीएम साहिबा से बात करता है, जहाँ पे सीएम साहिबा सीधे सीधे उसको एक डील ऑफ़र करती है। डील क्या होती है कि मीना त्रिपाठी को तुम सही सलामत मेरे पास भेज दो, इसके बदले मैं तुम्हें दूंगी क्या, तुम्हारे पापा की आज़ादी, उनको जेल नहीं भिजवाने दूंगी।
और यहाँ पे गुड्डू कहते हैं कि मीना त्रिपाठी का गुलदस्ता नहीं है जो हमारे पास होगी, वो हमारे पास नहीं है, जो कि वो झूठ बोल रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भैया किसको, डिम्पल को, जो कि गुड्डू की बहन होती है, अपने घर पे आती है और अपने परिवार वालों यानी कि रोबिन और अपनी मम्मी को कहती है कि भगवान ही हमारे साथ नहीं है, सबका ट्रांसफ़र हो चुका है, सब अस्त व्यस्त हो चुके हैं। जो अंकल हमारे पापा को बचा रहे थे जेल होने से, जो जज थे, वो भी उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कोई नए जज आए हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अब पापा का क्या होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोर्ट का सीन, जहाँ पे गुड्डू भी आता है अपने पापा की पेशकश के लिए। तो वहाँ पे गुड्डू को देख के सब खड़े हो जाते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, इतना खौफ होता है उनका। अब वो देखते हैं कि जब उनका केस चल रहा होता है, उसका आदमी गन निकालता है, जाकि उसको फांसी की सज़ा मिलने से पहले ही जज को गोली मार दे, ताकि उसके पापा फांसी की सज़ा तक ना पहुँच पाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके पापा खुद अपने लिए लड़ते हैं। तो जज कहता है अभी और मोहलत दी जाएगी इनको, और केस को डिले किया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भरत त्यागी को, जो कि जाता है मिलने के लिए किससे, गोलू से। अब फिर गोलू और भरत त्यागी आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इस पर उनकी बातें सुन लेती है भाई सलोनी, क्योंकि वो उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। अब सलोनी को सच पता चल जाता है कि ये भाई छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, बड़े मर चुका होता है। अब ये सच्चाई पता लगने के बाद वो सबको बताने के लिए जाती है, बट भरत त्यागी का अपना सच नहीं चाहते किसी के सामने आए, तो वो खुद उसको भी उसी रूम में धक्का दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब गोलू और सलोनी दोनों उस रूम में होते हैं, जहाँ पे गोलू सीधा सीधा कह देती है आपको क्या लगता है कि ये हमको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये तब भी आएगा जब भी हमको मार देगा, क्योंकि ये अपना सच्चाई किसी को भी नहीं बताएगा। अब त्यागी सीधा घर जाता है और वहाँ जाने के बाद सामान पैक करता है। सामान पैक करते हुए देख के उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे वो कहता है कि तुम सब मुझसे ही पीछे पड़े रहते हो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, आखिर मुझसे चाहते क्या हो, क्या अगर छोटे जिंदा होते उससे भी यही सवाल करते। जहाँ पे वो उसकी माँ कहती है मुझे पता है कि तुम छोटे ही हो, लेकिन मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बड़े बेटे या छोटे बेटे हो, मुझे बस अपना एक बेटा चाहिए जो कि आज ज़िंदा है। भगवान के दया से दोनों बेटे मेरे नहीं हो पाए, बट जो भी है मैं उसे लाड से रखना चाहती हूँ। सुनने के बाद काफ़ी इमोशनल सीन होता है। तो फिर वो बैग पैक करके चला जाता है और सबसे कहता है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैं सलोनी को बाहर से पिक कर लूँगा ताकि किसी को शक भी ना हो। अब भाई जो हमने कहा था कि कोर्ट में रोबिन भी गवाही देता है अपने पापा के खिलाफ उनके सपोर्ट में, तो भाई गुड्डू मिलने के लिए जाता है उनके घर। जहाँ पे गुड्डू को पहुँचने के बाद उसको पता चलता है, रोबिन बताता है कि गोलू गायब होने से पहले हमारे पास आई थी अपना अकाउंट क्लोज कराने के लिए। ये बात सुनने के बाद गुड्डू के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचता है कि मैं दर दर बटर घूमता रहा, पूरे शहर में खोजता रहा कि गोलू कहाँ पे है, और इस बंदे ने मुझे खबर तक नहीं की कि इसके पास गोलू आई थी। तो ये बात सुनने के बाद उसको काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसको मारने के लिए दौड़ता है। जहाँ पर उसकी माँ उसकी बहन उसको रोकती है कि भगवान के लिए इसको छोड़ दो, बट वो उसको मारने के लिए दौड़ता है। उसकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन गुस्से गुस्से में वो उसकी आँख के अंदर, दोनों आँखों के अंदर अपने जो अंगूठा है वो डाल देता है। तो भाई ऑन द स्पॉट उसकी वहाँ पे जो हो जाती है मृत्यु। अब यहाँ पे हमारा क्लाइमैक्स सीन होता है एपिसोड 8 का। होप करता हूँ आपको एपिसोड 8 अच्छा लगा हो। तो मिलता हूँ एपिसोड 9 की ओर, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।